नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज का खास कार्यक्रम टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो 20 नवंबर को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम को जिस पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है वो नेशनल इवेंट बनाया जा रहा है। वैसा आज तक बिहार में किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान नहीं हुआ। तो आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण एक राज्य की घटना से नेशनल इवेंट बन गया है। एक ऐसा इवेंट जिसमें प्रधानमंत्री तो होंगे ही, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। सुरक्षा के नजरिए से शायद ही कोई इवेंट इससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने अब गृह मंत्री खुद बुधवार शाम पटना आ रहे हैं, जहां वो बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट पर भी मुहर लगाएंगे। रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को सुबह 11 बजे से 2:20 तक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हुई। बीजेपी से धर्मेंद्र प्रधान, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह इस बैठक में शामिल हुए। स्पीकर पद की जेडीयू की मांग शाह ने ठुकरा दी। बीजेपी और जेडीयू में सहमति बनी है कि किसी नए विभाग की मांग नहीं होगी। पिछली कैबिनेट में बीजेपी और जेडीयू के पास जो विभाग थे वही बने रहेंगे। ये तय हुआ है कि कैबिनेट में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम समेत 16 मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू कोटे से कुल 14 मंत्री होंगे। एलजेपीआर की डिप्टी सीएम की मांग ठुकरा दी गई है। उन्हें 3 विभाग मिलेंगे। हम और आरएलएम को एक विभाग मिलेगा। कैबिनेट में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन संभावना है कि 35 पद भरे जाएंगे और 1 पद रिक्त रहेगा। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। सरकार के 2 मंत्री नितिन नवीन और संजय सरावगी ने प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम है, उसकी सुरक्षा की सारी तैयारियां कर ली गई हैं और फोर्स का आकलन करके रिक्वेशन कर दिया गया है। जैसा फोर्स बल हम लोग को प्राप्त होगा उस हिसाब से सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके तहत इस पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। किसी को कोई असुविधा नहीं हो और कार्यक्रम भी सुरक्षित माहौल में बड़ा अच्छा से हो जाए। और इसमें जो भी आवश्यकताएं होंगी पहले से ही पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। ये बड़ा आयोजन है तो इसमें कई फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। वो बल हम लोग को प्राप्त हो गया है, मुख्यालय से निर्देश निकल चुका है, उसका हम डिप्लॉयमेंट करके कार्यक्रम करवा लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश सीएम मोहन लाल यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर जिस प्रकार का मुहर लगाया है, एनडीए को विशाल बहुमत देने का काम किया है, उसका 20 तारीख को यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कई राज्यों के हमारे एनडीए के नेता माननीय मुख्यमंत्रीगण यहाँ पधारेंगे। उसको लेकर के एक समीक्षा आज यहाँ की गई है और हम समझते हैं कि यह कार्यक्रम अपने आप में भव्य होगा। इस बार के शपथ ग्रहण समारोह का 2 खासियत है। पहला तो यह है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल पर उपस्थित रहेंगे। साथ में केंद्र के बहुत नेता रहेंगे, एनडीए के नेता रहेंगे, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन दूसरी खासियत यह है कि जिस बिहार के महान मतदाता ने अपार जन समर्थन एनडीए को दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार के नारा को उन्होंने सच साबित किया है। हम वैसे मतदाताओं के सामने गांधी मैदान में पब्लिक डोमेन में शपथ लेने जा रहे हैं। बिहार में अब तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का ये सबसे भव्य समारोह होगा। आमतौर पर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होता है, लेकिन इस बार ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस कार्यक्रम के होने और जनता की मौजूदगी से ये कार्यक्रम और भी खास हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं और वो इतिहास में लिखने जा रहे हैं। 10 बार शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री बनेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और ये भव्य समारोह सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में इतिहास रचा है, ये शपथ ग्रहण समारोह भी इतिहास की सुर्खी छू जाएगा। मुर्गुबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, तो मैं नीतीश कुमार 10वीं बार पटना के गांधी मैदान से गूंजेगा और वो आवाज़ सीधे आरजेडी दफ्तर से होते हुए लालू आवास पहुंचेगी। उस दौर का नज़ारा भी हम दिखाएंगे 20 नवंबर को। लेकिन आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैं नीतीश कुमार की जो चर्चा हो रही है, 10वीं बार होगी। बिहार के लोग 10वीं बार उन्हें इतना प्यार दिया, जन समर्थन दिया, और जन समर्थन नहीं विशाल जन समर्थन कहा जा सकता है। बिहार की सियासत में आमतौर पे पहली बार नीतीश कुमार ही लेकर आते हैं 2010 में, और उसके बाद 2025 में नीतीश कुमार को ही मिलता है। परिचय करवा देते हैं। इसमें चर्चा के जुड़ने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मनोज मन्नू जी जेडीयू से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अख्तर अली साहब कांग्रेस से हैं, क्षितिज मिश्रा जी हैं, इसके राकेश रंजन जी हमसे भी जुड़ रहे हैं, नीतीश कश्यप जी बीजेपी से जुड़े हैं। पहले चारों का स्वागत आपका। और सबसे पहले जो है हम अख्तर अली साहब आप ही के पास जाएंगे, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद एक एक रिएक्शन सबसे लेंगे। तमाम चीज़ें तो खूब हुई, वोट चोरी, गद्दी छोड़, तमाम आरोप, पूरी रैलियां निकाली गई आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा, आरजेडी के द्वारा, लेकिन बिहार की जनता ने कुछ स्वीकार नहीं किया। और देखिए अब मैं नीतीश कुमार 10वीं बार होगी 20 नवंबर को। दीपक जी, जो मैंडेट बिहार के जनता ने जो दिया है, जिस तरह से दिया है, इसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ सवाल पैदा होती है बिहार के जनता के लिए जी, और मैं उसे रखना चाहूँगा कि 20 साल में इनका कहना था कि बहुत ही विकास हुआ है, तो 20 साल के बाद में नीतीश जी को 10,000 रुपया देना पड़ा। ठीक। और बिहार की बात करेंगे, कुछ आंकड़ा में पेश करना चाहूँगा कि बिहार में आज लगभग 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जबकि राष्ट्रीय रेशियो जो है वो 17% है। उसी तरह जब आप देखेंगे तो मात्र 4% लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपया से ऊपर का इनकम है। और जब आप एससी और अत्यंत पिछड़े लोगों का देखेंगे रेशियो, तो मात्र 2% है। यह डेवलपमेंट बिहार का रहा है, उसके बाद भी मैंडेट मिला है। फिर आप आंकड़ों में अगर आगे जाएंगे जी, तो बिहार में मात्र 6% लोग ग्रेजुएट हैं और 96% लोग ऐसे हैं जिनके पास में अपना व्हीकल नहीं है। ठीक है, ये बिहार है। और उसके बाद में फिर जब आप आगे आंकड़ों को आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है पूरा देश में सबसे बुरा स्थिति है। वो तमाम चीजें हो गई, जनता ने खारिज कर दिया। नहीं, मैं वही चीज पे आ रहा हूँ दीपक जी, बात तो करना होगा। उसके बाद में बिहार के जनता को मैं मुखातिब होऊंगा, अपनी बात में पूरी तरीके से रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद में देखिए, जब आज़ादी के बाद में जब बिहार का जो जीडीपी में हिस्सेदारी थी वो 6% का था। आज इतना नीतीश जी ने विकास किया कि वहाँ पर 2.6% देश के जीडीपी में आज बिहार का हिस्सा है। ये कुछ विकास किए थे नीतीश जी वहाँ पर। अब तो इस राज्य का भगवान ही मालिक है, जहाँ पर लोग वोट देकर के फिर लोहा पीटने और मजदूरी करने के लिए निकल चुके लोग। नहीं, आप ये कह रहे हैं लोहा पीटने, और बाकी राज्यों में क्या मतलब अमृत थोड़े बट रहा है सर की, मतलब सब कुछ आप ही झारखंड में सरकार चला रहे हैं, कौन सा रोजगार आप पूरे झारखंड? नहीं, अब आपको मैं झारखंड का ही रेशियो बता देता हूँ। सिर्फ आपसे पूछना चाहे कौन सा झारखंड के लोग बाहर नहीं जाते? हाँ सुन, तो आप जब रेशियो निकालेंगे तो झारखंड और बिहार में बहुत ही कंपेयर करने का कोई जगह ही नहीं है।
ठीक है। आज पर कैपिटा इनकम हमारा 1,24,000 है। चलिए, ठीक है सर। आप ग्रेजुएशन की बात मैंने किया था, वहाँ 6% लोग 6.6% लोग ग्रेजुएट है। आज झारखंड में हमारा 18% लोग ग्रेजुएट है। ठीक है नितेश जी और हमारे साथ बिजली में मैं आंकड़े में बात कर रहा हूँ। बिजली में प्रति व्यक्ति जो खपत है, जो उत्पादकता है जो प्रति व्यक्ति में, वो राष्ट्रीय रेशियो जो है पर कैपिटा वो 1221 किलोवाट का है। बिहार में 373 है। ठीक है, तो आप तमाम आंकड़े गिनवा दिए हैं सर चुनाव में, लेकिन जनता ने उसको खारिज कर दिया। नितेश जी बीजेपी से जुड़े हैं ना, नितेश जी से हम समझ लेते हैं। नितेश जी, मैं नीतीश कुमार 10वीं बार, बीजेपी से कौन कौन होगा नंबर 2 नंबर 3? निश्चित तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी 10वीं बार शपथ लेंगे और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नजारा भव्य रहेगा। ठीक है। पूरे देश भर के डिप्टी सीएम, सीएम, जो भी वरिष्ठ नेता एनडीए के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। और बिहार में पहला बार इस प्रकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभी मंत्री लोग का होने जा रहा है। और निश्चित तौर पर बिहार की महान जनता भी उसमें शामिल रहेगी, शिरकत करेगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु हैं, पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। आपने मेरा सवाल नहीं दिया, निश्चित तौर पर जिस प्रकार कौन होगा मैं बताता हूं, वो तो तय पार्टी करेगी। पार्टी कल ही तय हो जाएगा, वो पता चल जाएगा। उस पर अभी कोई विषय बात नहीं है, उस पर अभी कोई बातचीत नहीं है। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 सब पता चल जाएगा। ये तय है कि नीतीश कुमार जी सीएम बनने जा रहे हैं और 2 डिप्टी सीएम उनके साथ एनडीए के ही भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। मतलब दोनों डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के ऐलान नहीं हुआ है। हाँ। बिल्कुल अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है क्लियर, तो इस पर हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बाकी पार्टी के द्वारा जैसे हमको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलेगी, मीडिया भाई बंधु के सामने बात को मजबूती से रखा जाएगा। लेकिन ठीक है सर, प्रचंड बहुमत के साथ जिस प्रकार से बिहार की जनता ने विश्वास जताने का काम किया, निश्चित तौर पे उनके विश्वास पर एनडीए सरकार खड़ा उतरेगी और उतरी भी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। एनडीए के पूरे सीएम, डिप्टी सीएम और बाकी जो मंत्रिमंडल हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सभी लोग शपथ में। चलिए ठीक है। मनोज जी हैं जेडीयू से जुड़े हुए। मनोज जी, देखिए मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे, स्पीकर को लेकर घमासान है। कहा जा रहा है कि हरिनारायण बाबू को स्पीकर बनाने की कोशिश थी, लेकिन बात नहीं बन पा रही। कहाँ मामला अटक रहा है आप लोगों में? मनोज जी, मामला नहीं अटकता है। ये उसी तरह का मामला अटका हुआ है कि जैसे सीट के समय हुआ था। अच्छा। अब सभी लोगों की इच्छा है कि कोई भी पोस्ट हो वह हमें मिले। जदयू ने अपनी बात रखा है, अब बीजेपी भी अपनी बात रखेंगे। अब दोनों दलों के, चारों दलों के नेता इस पर गहन चर्चा विमर्श कर रहे हैं। और जो भी बनेंगे विधानसभा के अध्यक्ष, चाहे वो जदयू के हों कि बीजेपी के हों या किसी दूसरे दल से भी, जो हमारे 5 पांडव में हैं उन्हीं में से कोई अगर हो जाएंगे तो सभी लोग मिलकर। नहीं, अभी तो 5 पांडव हैं आप कह रहे हैं, ठीक है। पूरे बिहार की जनता मनोज जी मान रही है कि 5 पांडव हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन स्पीकर में कुर्सी जो है अटक रहा है कि भाई अगर कल आंकड़ा इधर उधर हुआ तो भाई बीजेपी अपना सीएम बना लेगी, तो अपने पास रखना चाहते हैं आप स्पीकर पद। देखिए, ये सब चीज़ तो बहुत पहले से ही आ रहा है दीपक जी। आपको याद होगा कि दिसंबर में ही से पहले ही से, ये दिसंबर नहीं, जो विगत दिसंबर बीता है, हाँ। उसी में मीडिया में आ रहा था कि नीतीश कुमार जी बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं महागठबंधन के साथ। फिर मीडिया में चलने लगा कि अभी जो है खरमास चल रहा है तब जाएंगे। फिर चलने लगा कि होली के बाद जाएंगे।
तो ये सब मीडिया में चलते ही रहता है ठीक है। और उसका कोई असर हम लोगों के सेहत पर नहीं पड़ता है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि जिस चीज़ को भी लेकर बिहार की जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, क्योंकि हम शुरू से कहते रहे, जदयू शुरू से कहते रही है कि हम मंदिर के लिए, बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, तो ये चीज़ हम लोगों का है, हम लोग एक हैं। कोई कभी जरूरत नहीं है कि कोई उधर मुख्यमंत्री बनाएंगे या इधर मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2025 से 30 सिर्फ नीतीश, चलिए, ये ठीक तय है। है, बाकी आगे देखिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ क्षितिज जी भी जुड़े हैं ना, इनसे भी समझ लेते हैं। क्षितिज, देखिए अब तो समीकरण स्वरूप सब कुछ सामने आ गया, स्पीकर कौन बनेगा उसकी भी नाम की चर्चा हो रही, मुख्यमंत्री जी तो नीतीश रहेंगे। आप लोग उस समारोह में शामिल होइएगा, निमंत्रण मिला तो? नहीं, निमंत्रण मिला तो समारोह में शामिल होगा, अगर हमको भेजवा देंगे तो हम देखेंगे, जाएंगे। नहीं है, मतलब आप पार्टी की तरफ से बैठे हैं। ये तो कमाल का सवाल है कि पार्टी में जिनको निमंत्रण मिलो जाएंगे कि नहीं होंगे, वो यहाँ बैठ करके हम बताएं। आप लोग पार्टी के लीडर हैं सर, आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा? आप तो अधिकृत हैं। हम इसके लिए अधिकृत नहीं है कि कौन जाएगा क्या करेगा, वो देखेंगे। अच्छा, मतलब इतना बड़ा समारोह होगा, खुशी का माहौल है समारोह में। अभी मैं तेजस्वी जी से बात नहीं ना हुआ है। अच्छा, बात होता तो हम बताते। पूरी नेता विरोधी दल है तेजस्वी जी। बिल्कुल नेता विरोधी दल है वो, और ऐसे विरोधी दल नेता है कि जैसे नीतीश कुमार कहेंगे ना, मैं नीतीश कुमार, तो 1 करोड़ का जो चक्र है ना ऊपर नाचने लगेगा। 2 लाख का चक्र जो है ना वो नाचने लगेगा एकदम, कि 2 लाख 6 महीना के अंदर हर महिलाओं को 2 लाख रुपया जो वादा किया है ना, उसका चक्र घूमने लगेगा। उसका चक्र घूमने लगेगा कि पलायन में जितना लोग बाहर गए हैं उन सबको वापस लाने लगेगा, उसका चक्र घूमने लगेगा। चक्र घूमने लगेगा कि हर एक चक्र चला दिया है इन लोगों के ऊपर। क्या उछलिए मत सर, अच्छा नहीं लगता है, उछलिए मत। ये बीजेपी वाला पट्टा इतना उछलते कहाँ है? बात करते हैं, इनका हवाई घोषणा हाँ को खारिज कर दिया रे बिहार की जनता। अरे भैया, हम लोग जो वादा किए हैं वादा को पूरा करेंगे। हाँ, मैंने वादा जो पूरा कहा, अभी 5 मिनट में आप शांत रहेगा तब कम ठंडा देते हैं। सुन लीजिए आपका वादा, आपके सारे वादा को हम बढ़िया से निकाल देंगे। रुक जाइए, चुप नहीं रहेंगे ना, जो भी पार्टी ऐसे थोड़ी जो बोलता है बोला जाता है। वो वहां बैठ करके उनका वो डाउन करवाइए ऑडियो, हमको पता है उनका वही आदत है, वो नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए हम दीपक जी आपके चैनल पे चैलेंज करके 5-6 सवाल पूछते हैं, अगर बीजेपी का प्रवक्ता सीधा से जवाब दे देगा उसका तो मैं मान जाऊंगा। पहला सवाल, आपने पिछली बार 20 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, सरकारी नौकरी दे दिया क्या? आप कह रहे हैं हम वादा पूरा करते हैं, 20 लाख नौकरी दिए क्या? आप नहीं दिए। आपने कहा था चीनी मिल जैसे बहुत सारे मिल को चालू करेंगे, आपने चालू किया क्या? नहीं किया आपने। अब आप चुनाव कैसे जीते हैं? जनता नहीं जिताया आपको चुनाव, आपको जनता ने चुनाव नहीं जिताया है। आप चुनाव जीते हैं अपनी धांधली करके, और चुनाव इसलिए आप जीते हैं क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र था और उसको हम प्रूव कर देंगे कि चुनाव आयोग कैसे धृतराष्ट्र बना हुआ रहा। अच्छा। हम सारे सबूतों के साथ बोलेंगे। क्या चुनाव के बीच में, क्या मतदान के 2 दिन पहले महिलाओं के खातों में पैसा नहीं भेजा गया? क्या चुनाव आयोग चुप रहा? क्या बीजेपी का पट्टा पहना करके ट्रेनों से बाहर से लोगों को नहीं बुलाया गया? क्या बुलाया गया? क्या आपके नेता 2-2 बार वोट डालते हुए नहीं पकड़े गए? क्या पकड़े गए? क्या संभवी चौधरी के दोनों उंगलियों में इंक लगा हुआ था कि नहीं था? लगा हुआ था। सर सवाल पूछ देंगे ना तो यहां से भागते नजर आएंगे। आप बताइए कि कौन? नहीं, इनको सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि जब आदर्श आचार संहिता लगा हुआ था तो आप पट्टा पहना करके लोगों को बाहर से ठीक है कैसे लेकर के आप? ठीक है सर, राकेश जी वहां पर किस अधिकार से जीविका दीदी बैठी हुई थी? किस अधिकार से बैठी हुई थी जीविका दीदी वहां बूथ पर, जबकि 200 मीटर तक कोई नहीं बैठ सकता है? चले ठीक है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राकेश जी जुड़े हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर नीतीश जी के पास जाएंगे। राकेश जी ये बताइए, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बाकी तमाम आरोप तो जो है वो चलता ही रहेगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से मंत्री कौन बन रहा है? समधन जी या बहू जी या फिर बेटा जी? देखिए दीपक राष्ट्रमन जी, ऐसा है कि सवाल वो नहीं है कि मंत्री कौन बन रहा है, ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। और हम लोग किसी भी चीज के लिए बहुत जल्दी में नहीं। अच्छा, हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और
जो एक मर्यादा में रह करके, जो प्रोटोकॉल है, जो सिस्टम में रह करके बात करते हैं। ठीक है, बातें रहा समय के साथ में सब कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा और अब चंद समय बचा है, उस समय के भीतर ही सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। जहां तक बात रहा मंत्रिमंडल का और मंत्रालय का, तो हम लोग को जो भी मिलेगा हम लोग उसमें संतुष्ट है। हम लोग किसी भी सवाल को खड़ा नहीं करते। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और उस धर्म का पालन करते हैं। अभी क्षितिज मिश्रा जी बहुत सारी बातें बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उनको। उनके पास देखिए कोई मुद्दा तो बचा नहीं, और जिस तरीके से इनका करारी हार हुआ है और जिस तरीके से 20 साल सत्ता से दूर रहे, ये बहुत बौखलाहट में, घबराहट में, ये आप देख ही रहे ना, ये करे थे बिहार की जनता को संभालने के लिए। अपना घर भी नहीं संभाला, बिहार की जनता को संभालने का दूरी बात। और इन्होंने क्या क्या वादा किया था जो धरातल पे नहीं उतर सकता है, वो वादा किया था। बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है। बिहार की जनता 1990 से 2005 के बीच में जो झेला है विकास, पीछे गया है, जो बिहार में बहुत सारी चीजों को देखा है, बिहार की जनता नहीं भूली। इसी कारण से आज इनका करारी हार हुआ। ये अभी भी सीख नहीं ले रहे। कभी ईवीएम की बात करेंगे, कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे, कभी एसआईआर की मुद्दा लाएंगे, कभी आरक्षण पे सवाल उठाएंगे। अरे भाई साहब, आप जितना भी सवाल उठा लें, जितना भी रूप बदल लें, सब रूप को बिहार की जनता ने समझ लिया है, देख लिया है, परख लिया है। और आज इसी कारण से आप देखें ना कि 200 आंकड़ा हम लोगों ने पार किया। और थोड़ा सा अब इनको तो कुछ बचा दिया, इनका लाज बचा दिया, तो विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहती। आखिर किस बात से ये दूर 20 साल से और 5 साल दूर हो गए, अगले 20 साल और दूर रहेंगे। इनको सीख लेना चाहिए। चलिए ठीक है, इनको समझना चाहिए कि हम क्या करें क्या ना करें। चलिए, लेकिन आप जवाब नहीं दिए कि समधन बहू या बेटा मंत्री कौन बनेगा इन तीनों में। चलिए ठीक है, हाँ की खबर है, समधिनी बन रही है, एगो पत्नी जी बन रही हैं। अब भाजपा वाला परिवारवाद में ऐसे आंख छुपा रहा है। नीतीश सिंह कछवाहा जी से पूछ लीजिए, नीतीश सिंह कछवाहा जी से पूछ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश सिंह कछवाहा जी से पूछ लीजिए कि परिवारवाद कहाँ चला गया। समधिनी को मंत्री बनाया जा रहा भाई, पत्नी को भी बनाया जा रहा है। नीतीश सिंह कछवाहा जी बताएं कि परिवारवाद कहाँ चला गया। नीतीश जी बता दीजिए एक रिएक्शन में। आप पहले बोल लिए, सुनिए। इस समधन की दीपक जी बात कर रहे हैं आप। आपको मालूम होना चाहिए कि 2010 में, जिस समय मेरा पार्टी का फाउंडेशन भी नहीं हुआ था, मेरा पार्टी का फाउंडेशन 2015 में हुआ। अब 2010 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुला करके टिकट दिया और 2010 में ज्योति देवी जो विधायिका बनी है, ये डेटा आपको मालूम होना चाहिए। और खेती के मामले में अव्वल दर्जे पे थे, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी खुश होकर के ज्योति देवी को बुला कर दिया और उन्होंने प्रचंड जीत हासिल करके विधानसभा में पहुंचने का काम किया। ठीक, इसकी बात अरे समधिनी है कि नहीं है ये बताइए ना भाई। भाजपा वाला समझाइए कि हम समधिनी और एक पार्टी आपके पत्नी को बना रहा हम मंत्री, परिवारवाद नहीं है। नितेश जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद अख्तर अली साहब के पास जी बोलिए। नितेश जी, अरे भैया, आपको तो अब नैतिकता बचा हुआ। आप लोग टीवी चैनल पर बैठ कैसे जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, आप टीवी चैनल पर बैठ कैसे जा रहे हैं? आप बताएंगे। करारा दे दिया। अरे आप बताएंगे नैतिकता, रस्सी पकड़ा दिया। नैतिकता आप बताएंगे। ठीक, फिर भी आप बात कर रहे हैं। नैतिकता आप बताएंगे। फिर भी आप मेरा पिंटू को जितवा दीजिए, मेरा दोस्त है। बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया रे। पिंटू को जितवा दीजिए, मेरा दोस्त है। इनके यहाँ चप्पल चल रहा है, माई बहन योजना, इनके यहाँ चप्पल चल रहा है। अरे मोदी जी की जो बेटी किडनी दी है, अच्छा ठीक है, गाली दिया जा रहा है। हाँ, तो मोदी जी पत्नी को ले आइए। अरे परिवारवाद तो लालू जी ने शुरू किया। अच्छा, जिस पार्टी जितेंद्र मांझी जी आगे ले जा रहे हैं, है ना। कहाँ फंसे हो कछवाहा जी, कहाँ फंसे हुए आप कछवाहा जी, आगे बढ़िए ना। चलो भैया, पूरे एनडीए ही बिहार का विकास कर सकता है, इतना जान लीजिए। दिखा दे विकास, परिवारवाद लग रहा है, विकास दिखा दे। बैठे हुए हैं,
विकास दिखाएं क्या आपको विकास दिखाइएगा आंकड़ों में। चले ठीक है सर। कांग्रेस वाले से पूछिए ना विकास। अरे अपने आपके दल में परिवार में ठीक है, परिवारवाद की पार्टी है तब ना मोदी जी की पत्नी ठीक है, बेटी अलग कब आ रही है राज्यसभा। नहीं जब ये बोलेंगे तो इनको सुनने का अख्तर अली ताकत रखना साहब, ठीक होगा। है, नहीं दीपक जी, इनको चुप करवाइए। ठीक है नहीं मुद्दा कुछ और है, बोल कुछ और है। हमने पहले नहीं टोका था, ये पहले बोल करके हट गए, इसके बाद हम बोलने लगे तो मिर्ची लगने लगा। जिसका जनता ने करारा जवाब दिया। ठीक है सर। राष्ट्रीय जनता दल के लोग को अभी तक समझ में नहीं आया है कि इनको झुंझुना बिहार की जनता ने पकड़ा दिया। हाँ है? नकली चाणक्य बोल रहे थे, किनको बुलाइएगा शपथ ग्रहण में? बीजेपी वाले को बुलाइएगा कि नहीं? हाँ ये तो वाकई में सही में। चलिए ठीक है सर। अख्तर अली साहब ये तो बहुत वाकई में आपकी थी जिस तरीके से संजय यादव कह रहे थे जंगल राज नहीं आ सकता है दोबारा। चलिए ठीक है जंगल राज अब दोबारा पनपने नहीं देगी बिहार की जनता। चलिए ठीक है ठीक है। 5 सवाल पूछे। नहीं दीपक जी आप इनसे सवाल का जवाब दीजिए। इनसे हमने पूछा कि किस अधिकार से ये लोगों को ट्रेन में भर के लाए, इसका जवाब तो आप पूछे नहीं इनसे। जरा सा पूछिए कि व्यक्ति इतना बता रहे हैं बांट रहे हैं तो एक सवाल का जवाब नहीं इनके पास। अख्तर अली साहब देखिए तमाम चीज़ों पे हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। अब नई सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण भी होना है। कांग्रेस कहाँ पे है, किस भूमिका में है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एकदम बिल्कुल गायब से नेता हो गए। तमाम जो लोग हैं बड़े बड़े वो चुनाव हार गए इस बार। मतलब ये तो आंधी हो गई इस बार। देखिए आंधी क्यों हुआ वो हम लोग को समझ में है और सब कुछ सामने आएगा। आप लोग दिखाएंगे भी उसको। ठीक है। हार कब सामने आएगा बता दीजिए। अभी जल्द आएगा। किसी भी चीज का समय होता है और हम जो कर रहे हैं और जिस चीज पे हम लगे हुए हैं, एक तो गलत समय पे SIR और उसके बाद में जो डिलीशन हुआ था उसका लिस्ट नहीं देना, ठीक है। ये उजागर करता था कि किस तरह से बिहार में धांधली होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप ना होता तो शायद वो डिलीशन का भी लिस्ट नहीं आता। फिर वो एडिशन हुए कि नहीं, जिन लोगों का डिलीशन हुआ था 69 लाख लोगों का, वो लोग ऐड हुए कि नहीं, जिनको मृत घोषित किया गया वो ऐड हुए कि नहीं, चुनाव का घोषणा हो गया, जो धांधली हुई है वो सब सारा चीज आएगा। ठीक है। रही बात हमारी, तो मैंने तो बता दिया कि बिहार आज कहाँ है। जिस चीज को ये जंगल राज कहते हैं उस जंगल राज की स्थिति क्या था और अभी जो ये सुशासन कहते हैं, मैंने सारा आंकड़ा दे दिया कि बिहार आज कहाँ है। पर कैपिटा में कहाँ सबसे पिछड़ा, मात्र 4% लोग आज 50,000 से ज्यादा कमाने वाले बिहार में। 96% लोग ऐसे हैं जिनके पास में व्हीकल नहीं है। मैंने तो आंकड़ा दिया। इतने ही ये सुशासन वाले राज्य वाले हैं। मेरे आंकड़ा को ये लोग झूठलाए और बताएं कि ये गलत बोल रहे हैं। और मात्र 6% लोग वहाँ ग्रेजुएट है। ये है शिक्षा का स्तर, ये है वहाँ कमाए धमाए रोजगार का स्तर वहाँ पर बना दिया है। ठीक है, ठीक। ये बड़ी बड़ी बात करके जुमला दे करके और जो सत्ता में आए हैं जिसको ये सुशासन कहते हैं, उस सुशासन की हाल क्या है। बिहार आज कहाँ है। हर सेक्टर में आप देखेंगे सबसे पिछले पायदान में बिहार खड़ा नजर आ रहा है। वहां के लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, भुक्तभोगी है। ये अगर चुनाव में धांधली नहीं होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। ठीक है सर। अरे जो सबसे ज्यादा वोट लाया वो 25 सीट लेकर के आया। बीजेपी से ज्यादा वोट लाया जो उछल रहे हैं आरजेडी ने। ठीक है सर। 1 करोड़ 15 लाख वोट आया है आरजेडी का, लेकिन 1 करोड़ वोट लाया है बीजेपी, फिर भी उछल रहे हैं 94 सीट ला करके। ठीक है, ठीक है। अख्तर अली जी, आपके नेता 15 दिन बिहार में रह करके SIR का मुद्दा उठा करके गए, कुछ नहीं हुआ, नहीं करने दिए ना आप लोग। अरे जब सुप्रीम कोर्ट की डंडा पड़ रही थी तब भी आप दिखाने को तैयार नहीं थे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर वो जगह पर पब्लिक प्लेस पे उसको तुम नोटिफाई करो कि किन लोगों को आपने डिलीशन किया है, लेकिन क्या उसको एडिशन किया आपने? अरे धांधली करके जिस तरह से प्रकरण करके आपने सत्ता तो हासिल कर लिया, लेकिन ये क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार जी आपके साथ 5 साल रहेंगे? वो हम भी देखेंगे। वो गारंटी तो बाद में, गारंटी नहीं है। नीतीश 2010 के बाद से लेकर के 20 तक, चले ठीक है, 22 तक नीतीश कुमार जी यहाँ वहाँ होते रहे हैं। चले ठीक है, आप दोनों को रोक रहे हैं। अब वक्त जो है वो ब्रेक का हो चला है। अब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विपक्ष निराश है, हताश है। उसे समझ नहीं आ रहा कि एनडीए की सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया है जो 200 के पार के नतीजे को सही ठहराता है। प्रशांत किशोर का कहना है कि 1/3 लोगों को मधुबनी में आरएलएम का सिंबल तक पता नहीं था। उस पार्टी को 1 लाख वोट मिला तो मिला कैसे? रिपोर्ट देखिए। और नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष हार की वजहें ढूंढने में लगा है। आरजेडी के पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट सेट थे। ये बताओ ईमानदारी से क्या जानते थे कि राजद यही हाल हो गई? बोलो, यही समझ लो कि सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई न कोई उपाय किया गया ना। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए। तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है, और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1 लाख। आरजेडी नेता डॉक्टर संजीव कुमार ने भी दावा किया है कि बिहार में एनडीए की जीत दरअसल ईवीएम में गड़बड़ी का नतीजा है। ये डेफिनेटली समीक्षा बैठक में यही डिसीजन हुआ कि ये अनएक्सपेक्टेड था हार, ये होना नहीं था। और जब देखा गया कि डाटा लिया गया कि बिना आने दीजिए उन लोग को, बिना ईवीएम के गड़बड़ी से ये पॉसिबल ही नहीं था। एक आईवॉस के लिए किया 10,000 का कि लोग सब समझे महिला दी है, लेकिन ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। तो इस पे देखा जाएगा। हम लोग प्लानिंग हो रहा है कोर्ट केस करने का, तो सब जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट केस किया जाएगा। आरजेडी की समीक्षा बैठक के बाद मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने कहा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला। ये सोचने वाली बात है, सवाल तो उठेंगे ही। I think many things are blatantly clear. ठीक है, बहुत सारी चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है कोई और उसको 0 वोट्स आ रहे हैं, तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं किया? क्वेश्चन टू थिंक। लेट्स थिंक, एवरीबडी शुड थिंक कि हुआ क्या। ईवीएम में पहले से 25,000 वोट की थ्योरी को मंत्री अशोक चौधरी विधवा विलाप करार दे रहे हैं। अपवाद ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, सब विधवा विलाप है। 25,000 वोट पहले से सेट था। अब बंगाल जीत जाते हैं और कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं। मंत्री जमा खान का कहना है कि बिहार में जो रिजल्ट आया है वो नीतीश कुमार के काम का नतीजा है। तो मैं भी जानता हूँ, दूसरा रास्ता ही क्या उनका बचा। ये जो बोलेंगे बयान नहीं, बयान थोड़ी उनकी बराबर रहती रही है, बराबर नहीं बात थोड़ी है। जो हारता ही ना बात करता है। हम लोग क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेटर खेलते थे, वो भी लोग कहता है जो हरा दिया गया है। उसे थोड़ी होती है, जनता मालिक है, जनता ने जो किया है और आपके सबके सामने है। तो ये तो बस वही बात है कि अपनी जुबान से कहना है, हार दो स्वीकार करना ही ना पड़ेगा। एक थ्योरी ये भी है कि जहां विपक्ष चुनाव के वक्त चुनाव की तैयारी में लगता है, वहीं बीजेपी 24 घंटे हर दिन सालों भर चुनाव की ही तैयारी करती रहती है। बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं,
2400 घंटे इलेक्शन बोर्ड में रहना जरूरी होता है। आरजेडी की चुनावी रणनीति में कुछ बुनियादी खामियां थी, जिस पर पार्टी ने या तो गौर नहीं किया या उनके बारे में वो चर्चा नहीं करना चाहती। बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति चुनाव में जरूर बड़ा मुद्दा बन सकता था और तेजस्वी ने इसे बनाया भी, लेकिन अगर बीमार होने के बाद भी लालू प्रसाद दानापुर में नामी और इनामी बदमाश जेल में बंद रीतलाल यादव के लिए प्रचार करने गए तो संदेश साफ तौर पर ये गया कि जंगल राज की पहचान पाने के बावजूद आरजेडी को जीत के लिए क्रिमिनल से कतई गुरेज नहीं, और ये भी कि पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। पटना से नक्षत्र न्यूज के लिए मरगू बालम की रिपोर्ट। चलिए, तो ईवीएम पर भी सवाल उठे हैं इस बार, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार ईवीएम में रहा कि जगदा बाबू ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कह दिया कि 25,000 वोट पहले से ईवीएम में फिक्स थे। अब ईवीएम तो एक विधानसभा में एक होता नहीं जिसमें 25,000 वोट डाल दिया जाए, तो ये संभव कैसे हुआ? अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हार हुई है, तो इसलिए कुछ भी आरोप लगा देते हैं। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, नितेश जी जुड़े हुए हैं। नितेश जी, देखिए, जगदा बाबू का बयान आपने सुना। वो कह रहे थे कि भाई 25,000 जो वोट है हर ईवीएम में फिक्स हैं, और कई ऐसे उम्मीदवार बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के हैं जिनको 1,04,000 वोट मिले, किन्हीं को 458 मिले, किन्हीं को 475 मिले, किन्हीं को 796 मिले। अंतर लगभग 100, 200, 50, 40 वोटों का रहा। लगभग 10-12 उम्मीदवार ऐसे हैं, इसलिए संशय होता है। दोनों डिप्टी सीएम उसी इर्द गिर्द में रहते हैं। 1,22,000 कुछ वोट रहता है दोनों का, किन्हीं का 400, किन्हीं का कुछ, तो एक और संशय पैदा हो जाती है। नितेश जी, बिल्कुल, ये जनता तय करती है, जनता ने वोट देती है, जनता ने मालिक है, जनता का जनादेश है, इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा। आप तो ये रोना रो रहे हैं। ठीक कहा अशोक चौधरी जी ने कि आपने तो विधवा विलाप कर रहे हैं। मतलब यही हुआ, आपका बेटा रामगढ़ से चुनाव हारता है और वहां भी बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव 30 वोट से हारते हैं। तो यदि ऐसा रहता तो उन्हें जिता दिया जाता। आप कर्नाटका में जीतते हैं, हिमाचल में जीतते हैं, या आपकी पार्टी जीतती है तो वहां ईवीएम सही हो जाता है। ठीक है। जहां आपकी सरकार नहीं बनती, आप हार जानते हैं, जनता ने आपको नकार देता है, तो आप कहते हैं ईवीएम खराब है। ये रोना वोना नहीं चलेगा, जनता जान रही है। चलिए, ठीक है। मनोज जी है। पूरे बिहार में राहुल गांधी जी ने घूमने का काम किया एसआईआर पर कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्या हुआ? बिहार की जनता जान रही है, समझ रही है। आपने कहा कि इसका नाम कटा, उसका नाम मौजूद है। यदि किसी का नाम नहीं होता तो ये तो बवाल होता ना, बिहार में बवाल होता। देखिए नितेश जी, एक चीज हम मतदाता बंधु बवाल करते ना। नितेश जी, ठीक है, आप तमाम चीजें कह रहे हैं कि भाई जनता ने वोट दिया, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। ठीक है सर, हम उनकी बातों पे नहीं जा रहे। मुझे याद है जीएल नरसिंह राव जो हैं आपके राज्यसभा सांसद हैं और लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके पार्टी के बहुत कद्दावर लीडर रहे हैं जो प्रस्तावना लिखते हैं। और मेरे पास उस किताब का ये जो पीडीएफ है, मेरा स्क्रीन पे ले आइए थोड़ा सा उनको। और नितेश जी, जो किताब की नाम है ना, वो है डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। ये आपके राज्यसभा सांसद ने किताब लिखी, सुब्रमण्यम स्वामी भी उसमें लिखते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी प्रस्तावना लिखते हैं, और ये साल 2009-10 की कहानी है। तो आपके जो सबसे बड़े नेता हैं वो इस बात को कहते हैं कि भाई ईवीएम पे क्या ट्रस्ट किया जा सकता है। आज आप उस चीज को स्वीकार नहीं करते। नहीं, आप अरे तो मैं तो बोल रहा हूं कि ईवीएम की जांच होती है। वोट गिरने से पहले वहां का जो पोलिंग एजेंट होता है किसी पार्टी का, हर पार्टी के पोलिंग एजेंट को मशीन दिखाया जाता है। नहीं, वो तमाम चीजें हैं सर, हम सिर्फ आपको ये गिनवा रहे हैं कि आपके नेता इस पर किताब लिख चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी प्रस्तावना लिखते हैं, सील किया जाता है अंत में। चलिए ठीक है, सारी प्रक्रिया तो सामने होती है। चलिए ठीक है, मनोज जी हैं, मनोज जी एक रिएक्शन उनसे, उसके बाद राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव जीतते हैं। ठीक है सर, तो क्यों नहीं कहते हैं कि ईवीएम खराब था, ईवीएम ठीक है। मनोज जी, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर आज कह रहे थे
कि जिस व्यक्ति को मधुबनी में कोई जानता नहीं, जिस सिंबल को कोई जानता नहीं, वो जीता तो जीता कैसे? देखिए, अब प्रसाद किशोर जी क्या कहते हैं, उनकी बातों को हम लोग अब ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा। क्योंकि प्रसाद किशोर जी ने पब्लिकली घोषणा की थी और उनके कई चैनल पर प्रसारित भी हुए थे कि जदयू को अगर 25 सीट आ जाएगी जी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वैसे उनका कोई राजनीति नहीं था कि जिसको वो छोड़ सकते हैं। अब रहा कि मधुबनी में आरएलएम के प्रत्याशी को कोई नहीं जानता था, उसके सिंबल को कोई नहीं जानता था जी, तो वो वोट कैसे आ गया? ठीक है सर। मैंने जो भी वोट आया तो सब उनके नजर में यही नहीं ना है। देखिए, ठीक है। दीपक जी, चुनाव हारने के बाद लगभग 1 मिनट 2 मिनट मेरा समय सुन लीजिए कि लगभग सभी दल चुनाव हारने के बाद इसी तरह के विधवा विलाप करते हैं। अभी कांग्रेस के साथी, आरजेडी के साथी सारा दोष चुनाव आयोग पर दे रहे हैं, तो एसआईआर पर दे रहे हैं जी। लेकिन इनका अपना दोष नहीं गिनाई में आता है। आज तक इन लोगों ने एक साथ मिलकर कभी सीट की घोषणा भी नहीं की। बिल्कुल। आज तक कभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का भी नहीं दिया। बिल्कुल कैसे 15 सीट पर इनके और उनके प्रतिनिधि खड़े थे तो ये चुनाव आयोग ने कह दिया था राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को कि 15 सीट पर आप लड़ जाइए। और जिस डाटा की ये बात कर रहे हैं ना, ये डाटा को लेकर तो ये पूरे चुनाव घूमते रहे। आप इनके डाटा पर हमको कोई भरोसा नहीं है, जनता को भरोसा होना चाहिए ना। तो जनता तो इन पर भरोसा किया ही नहीं, ठीक है। तो अब उसको आप क्या कह सकते हैं? और जहां तक बात है कि एसआईआर में काटा गया, आप खुद पीसीआर से देख लीजिए कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने दिया कि इन लोगों का नाम काट दिया गया है, ये लोग जिंदा हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा। आज तक ये कांग्रेस वाले एफिडेविट दिए राहुल गांधी, बताइए। तो इसीलिए ये सब चलते रहिए। अब इन लोगों के सामने विधवा विलाप करने के सिवा कोई चारा नहीं है। ठीक है। राकेश जी से एक रिएक्शन लेंगे, उसके बाद उनको कहीं मेरे संभवतः उनको जाना है, क्या कर सकते हैं। ठीक है राकेश जी, हम आपसे एक सवाल है आखिरी में कि चलिए तमाम सरकारें अब जो है नई गठन तो हो ही जाएगी बिहार में, 5 साल शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से सरकार चलेगी, इसका आश्वासन देंगे आप? देखिए, आपको दीपक जी मैं एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, एनडीए पूरे तरीके से इंटैक्ट है। हाँ। ये किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं। इसके पीछे कारण ये है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को और प्रधानमंत्री जी को मैंडेट दिया है। ठीक है। इसलिए दिया है, बिहार के विकास के लिए दिया है। ठीक है। तो बिहार का विकास यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, गुणोत्तर वृद्धि में हो रहा है जी। इसलिए कहीं कोई संशय नहीं है और हम लोगों में किसी तरह का खटपट नहीं है। 5 साल चलिए ठीक है, दम चलेगा, इसमें कहीं कोई परंतु नहीं। चलिए ठीक है। नीतीश जी, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं, देखिए चर्चा तो हम लोग कर ही रहे हैं सिंबल उम्बल को लेकर, नई सरकार को लेकर, बीजेपी के कौन कौन से नेता हैं जो मंत्री बनने की कगार में है, आगे हैं, बता दीजिए अभी। तो सर नीतीश जी रिपीट कर दीजिए। तो बीजेपी के कौन कौन से लीडर हैं जो मंत्री बनने की रेस में आगे चल रहे हैं? पुराने वाले ज्यादा होंगे या नए चेहरों का मौका दिया जाएगा इस बार? देखिए, निश्चित तौर पे संगठन और पार्टी डिसाइड करती है। नए चेहरे भी कुछ आ सकते हैं, तय है, और जो पुराने चेहरे हैं उसमें भी काफी लोग मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा जी हैं, हरी सहनी जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं। तो हर बैलेंस को बना के चला जाएगा और पिछले समीकरण को देखते हुए कुछ इस बार
मंत्रिमंडल का विस्तार थोड़ा अलग ढंग से भी किया जाएगा निश्चित तौर पे। तो जो भी आएगा आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नॉलेज में आ जाएगा। 3 डिप्टी सीएम होगा इस बार, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं उनको भी जगह दिया जाएगा। 3 डिप्टी सीएम होगा? नहीं, ऐसी अटकलें अभी मुझे जानकारी में नहीं, लेकिन 2 डिप्टी सीएम तय है। 2 डिप्टी सीएम ठीक है सर, चलिए ठीक है। वो चेहरा कौन है जो आप 2 बता रहे हो, कौन है? सम्राट चौधरी, कोई महिला लीडर, या मंगल पांडे जी? देखिए, अभी वो पार्टी का विषय है, पार्टी अभी क्लियर नहीं किया, लेकिन हमारे सम्राट चौधरी जी वरिष्ठ नेता हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं। निश्चित तौर पे ये लोग पार्टी डिसाइड करती है कि इन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। क्षितिज जी क्लियर पूरा नहीं। क्षितिज जी जुड़े हैं। क्षितिज जी और अख्तर अली साहब से एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद खत्म। ईवीएम पे सवाल हो रहे हैं सर, बताइए ईवीएम पे आप सवाल उठाने की कोई ज़रूरत है? जब आप लोगों को पहले पता था, आपके कई विपक्ष के लीडर जो हैं पहले से कह रहे थे एसआईआर होगा, मतलब जीत सुनिश्चित मानिए बीजेपी की, ईवीएम में गड़बड़ी है, फिर आप लोग बार बार चुनाव लड़ते क्यों हैं? अब फिर हार के फिर वही गुणगान करते हैं आप। देखिए दीपक जी, आपका सवाल बड़ा, इसलिए हम आपसे 3 मिनट का समय लेंगे और हमको पता उतना समय है। हाँ ठीक है। सवाल तब उठता है कि जब जो इनके मंत्री थे जिनका विरोध किया जा रहा था उनका एक जैसा मत आता। सम्राट चौधरी का 1,22,480, विजय सिन्हा जिन पर लास्ट दिन तक जिनका विरोध हो रहा था उनका वोट आता है 1,22,408। इसके बाद फिर नीरज कुमार सिंह, उनका वोट आता है 1,22,491। इसके बाद फिर कृष्ण कुमार ऋषि, उनका वोट आता है 1,22,114। तो इस प्रकार का जब नंबर, क्योंकि ये रिपीटेड नंबर है, ये एक जैसा नंबर है, टोटल एक जैसा, लास्ट का कुछ डिजिट अलग होता, ये कोई संभावना नहीं हो सकती है। चलिए इसको भी संभावना एक तरह से अब इनके कहने पर हम मान लेते हैं। दूसरा हमारा सवाल लगातार, और ये सवाल बीजेपी के या किसी भी एनडीए के किसी भी प्रवक्ता से हमारा नहीं है, ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से है कि चुनाव आयोग उस वक्त आंख बंद करके क्यों बैठा हुआ था जिस वक्त की बीजेपी 6 ट्रेनें चलाएगी। कोई बात नहीं, चलाया जाना चाहिए, 6 ट्रेन फ्री किया गया, लेकिन उस ट्रेन में पट्टा पहनकर बीजेपी के लोगों को बुलाया गया और जो कि वोट दिए। तीसरा सवाल इनसे, मेरे भाई प्रशांत किशोर ने ये कहा कि कैसे उनको सिंबल नहीं पता था। प्रशांत किशोर जी को भी मैं बता दे रहा हूं, वहां पर जीविका दीदी को मोबाइल रखने के नाम पर, जो कि ये षड्यंत्र चुनाव आयोग ने रचा है, और मोबाइल रखने के नाम पर जीविका दीदी 3 जीविका दीदी को 3 हजार रुपया देकर के, जैसा कि हमें बताया गया और उन्हीं लोगों ने बताया, 3 हजार रुपया देकर के रखा गया, जो कि लोगों को यह बताती थी महिलाओं को कि उनको वोट किस सिंबल में देना है। और महिलाओं को, क्योंकि वो पहले से जानती थी, क्योंकि उनके घर से, उनके गांव से, उनके मोहल्ले से वो आती हैं, तो महिला उनकी बात, और आपको लगता है जो कि महिला मान गई होगी? हाँ, आपको लगता है वो सब महिलाएं मान गई होगी? ठीक है, तब आप हमको बता दीजिए कि वो काय लहू का मूर्ति देखने के लिए बैठी हुई थी, उनको कौन बैठाया? क्या राइट है उनके पास बैठने का? तो आप चुनाव आयोग में शिकायत कीजिए, आपके पास प्रूफ है, कोर्ट जाइए। क्या राइट है इसका? हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे? लेकिन क्या हम सब चीज कोर्ट में करें? क्या चुनाव आयोग का कोई नैतिकता नहीं है? जब सवाल पूछते हैं और इसके बाद फिर प्रूफ भी हम ही दें, सब कुछ हम ही करें, चुनाव आयोग बैठा रहे धृतराष्ट्र बन करके, तो चुनाव आयोग यह स्पष्ट कर दे कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, आप लोगों को अगर लड़ना है तो सवाल हमसे मत पूछिए, आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि हम तो धृतराष्ट्र हैं, हम तो बीजेपी का वैसे नहीं, हमारा समय खत्म नहीं हुआ। दीपक जी थोड़ा 10-10 हजार रुपया, जो 10-10 हजार रुपया दिए गए वो लॉट में दिए, देखिए बीच में मत बोलिए, जो 10-10 हजार रुपया दिए गए वो लॉट में दिए गए। और मेरे भाई अभी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने आज फिर कहा कि वो राजनीति छोड़ देंगे, तब अगर 6 महीना के अंदर जदयू के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो अगर 2-2 लाख रुपया जो वादा किए थे कि 1,90,000 रुपया जो बकाया है महिलाओं को, वो उनको दे दे। इन्होंने रोड मैप हमसे पूछे, 1 करोड़ रोजगार का रोड मैप आपको पता है? किसी प्रवक्ता को आ जाते हैं, बोल देते हैं खाली क्या जी? ठीक, नहीं ये भी जानकारी है, जानकारी नहीं रहता तो जाते हो।
अरे बोला क्या पूछे ना सीधा सीधा, इसको पता है कि आपका दिमाग सटका हुआ है, हमसे ना 2 लाख रुपया देना है। तुम्हारा दिमाग सटका हुआ है, तुम्हारा दिमाग 4 सवाल पूछ के होश में चला गया मनोज जी आप, हम तो अपने बुजुर्ग से सीख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग 2 रुपया क्षितिज 2 लाख रुपया तक दिया जाएगा, किसी को 50,000 रुपया दिया जाएगा। चाचा को पानी बताओ, चलिए समय की इजाजत नहीं देता साहब। मनोज जी क्षितिज जी आप समय इतना इजाजत दीजिए। चाचा राजा के परिवार में घुस गया आतंकवादी, गर्मी पानी में डूब के मर जाओ रे चाचा, गर्मी जिस घर के बेटी को गर्मी लगी, पागल हो गए तो शर्म भी नहीं लगता मनोज जी, शर्म भी नहीं लगता, शर्म लगो, शर्म लगो, पागल हो गए अभी तो मनोज जी अभी लालू को मारेगा, अभी लालू को मारेगा। क्षितिज जी अब समय नहीं है सर। मनोज जी आप दोनों का ऑडियो डाउन कर रहे हैं, समय इतना इजाजत देता है, लेकिन आप पांचों जुड़े उसके लिए शुक्रिया आप पांचों का। लेकिन ईवीएम पर भी सवाल उठे हैं और इस दौरान अब नई सरकार भी बन रही है, देखना होगा इस सरकार की नई रूपरेखा क्या होती है और मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना है, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।